तो म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी जनता के बीच सरकार की। आज सीएम गहलोत जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने चिरंजीवी योजना को लेकर जानकारी ली और लोगों से फेस कवर करने की भी अपील की। फिर बात होगी मरुधरा के लिए एक और अच्छी खबर की। प्रदेश को आज स्टाफिंग पैटर्न वाली सौगात मिली। फिर बात करेंगे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की, जिसमें राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को सत्य और अहिंसा वाला संदेश दिया। आखिर में आपको मिलवाएंगे झुंझुनू की बेटी से, जो कि WTO में लीगल ऑफिसर बनी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोटा में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के दौरान नयापुरा बस स्टैंड पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। यहां पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को काबू में करने के लिए स्थानीय सुरक्षा कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा है। सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर लाठी भांजी है और इसमें कई अभ्यर्थी पानी में गिर गए, तो कई अभ्यर्थियों को हल्की चोटें भी आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज नयापुरा बस स्टैंड पर परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते छात्र नजर आए और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं कोटा के नयापुरा बस स्टैंड की। यहां पर परीक्षा खत्म होने के बाद दरअसल आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आज आयोजित करवाई जा रही थी और परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी अपने घर की ओर लौट रहे थे। उसके बाद यह तस्वीर सामने आई। हंगामा भी हुआ और सरकार ने व्यवस्था तो की है, लेकिन बसों की बहुत कम व्यवस्था है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है हमें। बच्चे बहुत मतलब दुखी है इस चीज़ से। फ्री तो की है सरकार ने, लेकिन व्यवस्था भी बराबर होनी चाहिए थी हमारी। इतनी भीड़ हो रही है, बसें नहीं आ रही है नई वाली तो, और बहुत परेशानी तो बहुत हो रही है। अभी तो बरसात में आ रही है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं थी। जी, रोडवेज प्रशासन का कहना है कि करीब 150 से अधिक जो रोडवेज बसें हैं वो दूसरे डिपो से मंगाकर यहाँ व्यवस्था करवाई गई है, लेकिन ये तमाम जो दावे हैं यहाँ नाकाम साबित हो रहे हैं। तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बस स्टैंड पे भारी सैलाब जो परीक्षार्थियों को वो उमड़ पड़ा है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि करीब 100 पुलिस कर्मियों का जो जाब्ता है यहाँ बस स्टैंड के आसपास तैनात किया गया, लेकिन तमाम ये दावे भी, पुलिस के दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रोडवेज प्रशासन का स्वयं का मानना है कि करीब 10,000 परीक्षार्थियों की जब रोडवेज बस स्टैंड के आसपास जब भीड़ उमड़ती है तो हालात बिगड़ते हैं, और निश्चित रूप से पुलिस के जो जवान ही नहीं बल्कि जो निजी सुरक्षा कर्मी थे उनको भी लाठियां बांधनी पड़ी और खदेड़ना पड़ा। इस दौरान कई जो परीक्षार्थी थे उनको चोटें आई और पानी में गिर गए, इधर उधर उनको भागना पड़ा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा के दौरान बस स्टैंड ही नहीं बल्कि आसपास के जहां। अच्छा, तो ओम प्रकाश, एक चीज और, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या स्थिति अब सामान्य हुई? जी, अब भी स्थिति सामान्य में नहीं कहा जा सकती। हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता वहां मौजूद है, लेकिन अभी भी भारी तादाद वहां कही जा सकती है। ज्यादातर जो टोंक, अजमेर और जयपुर की तरफ जाने वाले परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 10,000 की तादाद एक साथ बस स्टैंड के छोटे से परिसर में हो तो हालात बिगड़ना निश्चित रूप से कही जा सकते हैं। फिलहाल भी स्थिति सामान्य नहीं कहा जा सकती। हालांकि पुलिस के जवान वहां मौके पे तैनात है और उन परीक्षार्थियों को समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा है, तो इसलिए ये तमाम जो समझाइश है वो भी। चलिए ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और अब इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से बस में घुसने के लिए परीक्षार्थी मशक्कत करते नजर आए। हालांकि ये तरीका भी नहीं है, परीक्षार्थियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि बसों में इस तरीके से घुसने की कोशिश करना, खिड़की के जरिए ये घुसने की कोशिश आप देख सकते हैं। व्यवस्थाएं रोडवेज की तरफ से कितनी हैं
ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन परीक्षार्थियों को भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और हम भी यही अपील करेंगे कि सुरक्षित अपने घर पहुंचे, वक्त थोड़ा सा दें। विलंब भला है, लेकिन इस तरीके की स्थिति शायद सही नहीं ठहराई जा सकती। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा समाप्त होने के बाद अब बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों का लंबा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में परीक्षार्थी यहां पहुंचे हैं और अपने अपने घर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। हजारों की तादाद में परीक्षार्थी हैं। पूरा बस स्टैंड पर परीक्षार्थी ही परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं। कहीं भी जहां भी दिखे आपको परीक्षार्थी ही परीक्षार्थी देखने को मिलेंगे। परीक्षार्थियों को बस नहीं मिल रही है। बस के कारण परीक्षार्थियों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। परीक्षार्थी घर जाने के लिए देखिए खिड़कियों में घुसते हुए नजर आ रहे हैं और ये मारामारी जो है वो परीक्षार्थी कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ परीक्षार्थी पहुंचे हैं और ये परीक्षार्थी धौलपुर, अलवर और जाने के लिए जो है करौली जाने के लिए जो है खिड़कियों में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखिए तस्वीरें किस तरह से जो है परीक्षार्थी घर जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षार्थियों को बस जो है वो परीक्षार्थियों को नहीं मिल पा रही है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो महिला परीक्षार्थियों के लिए हो रही है। महिला परीक्षार्थियों को बस में बैठने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुरुष जो है वो लटक कर या खिड़कियों से जो है बस में बैठ जाते हैं, लेकिन महिला परीक्षार्थी बस में नहीं बैठ पा रही है। चारों तरफ आपको जो है भीड़ ही भीड़ देखने को नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह की इनको व्यवस्था करता है और उसके बाद में जो है ये अपने गंतव्य तक पहुँच पाते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से चाइनीज मांझा जानलेवा बना है। 4 साल की बच्ची का गला कटा है। हमारे सहयोगी संदीप अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो फतेहपुर कस्बा है वहाँ के वार्ड नंबर 35 का ये मामला है, जहाँ पर ये वीरा नाम की जो 4 साल की बच्ची है ये घर की छत पर थी और इसी दौरान जो चाइनीज मांझा है वो उसके गले में फंस गया और गला जो है वो काफी दूरी तक कट गया, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि बच्ची के गले पर 15 टांके लगे हैं। तो इस तरह से काफी दूर तक गला कट गया और जो मांझा है वो श्वास नली तक पहुंच गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि श्वास नली नहीं कटी, इस वजह से बच्ची की जान बच गई। अन्यथा तो ये राहत की बात जरूर है, लेकिन लोगों को भी चाइनीज मांझे से बचना चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त की करौली से आपको बता दें, यहां पर हिंडौन सिटी से एक बड़ी खबर है। अपहरण कर युवती के साथ गैंगरेप का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि पीड़िता को जबरन जीप में बिठाकर 2 आरोपी ले गए। 2 दिन तक बंद कमरे में पीड़िता के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो वायरल करने व परिजनों को मारने की धमकी दी। पीड़िता ने हिंडौन कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। हिंडौन कोतवाली पुलिस ने मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो करौली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक युवती के साथ 2 दिनों तक बंद कमरे में आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की भी धमकी दी है। इसके अलावा परिजनों को मारने की धमकी दी है और मामला दर्ज हुआ है अभी। अब चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर खेलों का महाकुंभ। जी हां, 26 जनवरी 2022 से ग्रामीण खेल होंगे। 2 दिन ग्रामीण पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 4 दिनों तक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 26 लाख से अधिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें कि जयपुर में खेलों का महाकुंभ और 26 जनवरी 2022 से ग्रामीण खेल का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि जो ग्रामीण पंचायत स्तरीय खेल होंगे वो 2 दिनों तक होंगे। ये प्रतियोगिताएं, हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, तो प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है 26 जनवरी। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, हम महेश के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे भी विस्तार से कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जयपुर में खेलों का महाकुंभ लगने वाला है और ग्रामीण खेल का भी आयोजन होगा 26 जनवरी 2022 से। 2 दिन
ग्रामीण पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 4 दिनों तक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराए जाएंगे। 26 लाख से अधिक का रजिस्ट्रेशन, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है 26 जनवरी 2022। हमारी भी लगातार यह मुहिम चलती रही है, जिसमें हमने खेलों के जरिए किस्मत खोलने की बात कही कि कैसे खेल किस्मत खोलते हैं। तो चलते हैं सीधे, महेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, 26 जनवरी 2022 बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, 26 जनवरी से शुरुआत की जा सकती है ग्रामीण खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ की, क्योंकि इसकी तारीख जो है वो तय कर दी गई है और ये प्रस्तावित तारीख रखी गई है 26 जनवरी 2022 से, जबकि ये पंचायत स्तर पर 2 दिन तक इसके मुकाबले रहेंगे और पूरे प्रदेश भर में खेले जाएंगे, क्योंकि 44,000 राजस्व ग्राम और 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में प्रदेश भर में ये खेल होने वाला है, जहां पर कि 6 खेलों में महिला और पुरुष वर्ग के मुकाबले होंगे और साथ ही में जो युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां हैं वो यहां पर खेल परिषद ने, खेल विभाग ने पूरी तरह से कर ली है। अब केवल जो है कोविड की परिस्थितियां जरूर देखनी होगी कि उसके लिहाज से जो है अगर कोई ये बात रहती है कि अगर परिस्थितियां ठीक नहीं हुई तो हो सकता है कि ये तिथि टाल दी जाए, लेकिन फिलहाल तक जो तारीख है वो तय कर ली गई है 26 जनवरी से। और संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बड़े महाकुंभ का, जिसे कि एक रिकॉर्ड भी कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अभी तक कभी भी एक ऐसा आयोजन नहीं हुआ है राजस्थान में जिसमें कि इस लेवल पर रजिस्ट्रेशन हुए हों और इस लेवल पर जो है खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो। तो ऐसे में ये जो खेलों का महाकुंभ है 26 जनवरी को वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद में 4 दिवस की जो प्रतियोगिताएं होंगी, पहले 2 दिन और उसके बाद में फरवरी में जो 4 दिन की प्रतियोगिताएं होंगी वो राज्य स्तर की जो प्रतियोगिताएं होंगी, और उसके बाद में तमाम जो खिलाड़ी रहेंगे उनको यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया जाएगा और उनको पुरस्कार देने की जो तैयारी है वो भी खेल विभाग ने की हुई है। सभी इससे पहले 50 करोड़ रुपए का जो बजट है वो यहाँ पर राज्य के इन ग्रामीण खेलों के लिए तय कर दिया गया है। इसी के साथ ये भी जानकारी हम आपको दे दें कि जो तमाम जो इसमें बिल्कुल महेश, तो ये बहुत बड़ी खबर है प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए और 26 जनवरी 2022 का जो दिन है वो बेहद खास होने जा रहा है। हम उम्मीद भी करेंगे कि कोरोना की वजह से ये टले नहीं, कम से कम। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर संदेश देने वाली है। सीएम की इन तस्वीरों को देखिए। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा और शिवदासपुरा की ये तस्वीरें हैं, जहां सीएम अचानक आम लोगों के बीच पहुंच गए। अब देखिए कैसे सीएम ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। सीएम ने वहां खड़े एक बुजुर्ग को मुंह ढककर रखने की नसीहत दी। हल्के फुल्के अंदाज में सीएम की यह नसीहत लोगों को काफी कुछ कह गई। सीएम यहां लोगों से आत्मीयता के साथ मिले। अपने बीच सीएम को देख वहां खड़े लोग हैरत में पड़ गए। यहां सीएम ने लोगों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी जानकारी ली। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक तो मुख्यमंत्री का किस तरीके का स्वभाव है हर कोई जानता है। इसी वजह से वो अचानक बाड़ा पदमपुर और शिवदासपुरा पहुंच गए। जो लोग थे उनसे मुलाकात की और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में आप देखिए वहां जो एक बुजुर्ग हैं, उन्हें किस तरीके से उन्होंने संदेश दिया कि आप मुंह और नाक ढक कर रखें। तो यह संदेश सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है और पूरे देश के लिए कहें तो है। ध्यान रखेंगे आगे। तो हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से और चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं।
ये जो तस्वीर आज देखने में आई है बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर बहुत बड़ा मैसेज भी है प्रदेश के लिए। और बिल्कुल देखिए, अब से जिस तरीके से कोरोना के जो दो वेरिएंट हैं, एक तो ओमिक्रॉन और डेल्टा, दोनों एक साथ आए हैं और निश्चित तौर पर अब से पहले हमने जो तस्वीरें देखी हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक रही हैं। दोनों जो दौर रहे हैं वो इस बार अब चूंकि धीरे धीरे बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। 75 केस आना निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक बात है। और अभी चूंकि अस्पतालों में व्यवस्था है, चिकित्सक ध्यान दे रहे हैं, इसलिए लोग संभल रहे हैं। लेकिन अगर ये संख्या इसी तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ती रही तो हमने वो समय भी देखा है पिछली 2 बारों में जब बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हम दिखाना चाहेंगे लेकिन लोग कितने जिम्मेदार हैं। यहाँ पर यूथ हैं, यूथ में थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग, ये हम जल महल पर खड़े हैं, ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ खरीदारी भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में सावधानी जो है वो घटती जा रही है और कहीं ना कहीं यही कारण है जो ये कोरोना तेजी से फैल रहा है। लोग उतने अवेयर अब इसको उतनी ही लापरवाही कर रहे हैं जितनी उनको इसमें अभी अवेयरनेस दिखानी चाहिए थी। यहाँ बड़ी तादाद में, अभी भी शाम का वक्त है, शाम के करीब 7:15 का टाइम हो गया है, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर पर्यटक जुटे हुए हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोग जो है किस तरीके से इस चीज़ की अनदेखी कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें अभी नियंत्रण में है, सरकार ने कोशिश की है। राजस्थान जो कोरोना नियंत्रण में भी अग्रणी राज्यों में रहा है, लेकिन जब लोग इस तरीके से लापरवाह तरीके से रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये स्थिति भयावह होगी। ये अपने आप को नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल राकेश, लोग इस बात को समझने को तैयार क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार संदेश सरकार की तरफ से दिए जाते रहे और मुख्यमंत्री आज खुद जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंचे और संदेश दिया, उसका भी असर लोगों पर नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर, जोधपुर में क्या स्थिति है? क्या मुख्यमंत्री का जो ये संदेश है जोधपुर के लोग मान रहे हैं? कितना मान रहे हैं? और अगर नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे? देखिए, निश्चित तौर पर बात करें तो जोधपुर शहर में आज 9 कोरोना संक्रमित आने के बाद जो एक्टिव मरीज है उसका आंकड़ा जो है 22 तक पहुंच पाया है। लेकिन गनीमत इस बात की है कि अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मरीज यहाँ पर सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जोधपुर शहर में अचानक जो कोरोना में वृद्धि हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल देने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ की ये बाजार है, यहाँ पे जो देखिए आप किस तरह से लोग पालना कर रहे हैं, ये आपको ये तस्वीर देख के समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ जगह पर जो है पालना की भी जा रही है। और ये जो बाजार है शहर का, अगर बात करें तो चलिए, बिल्कुल चंद्रशेखर, तो हम ये साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि लोग गाइडलाइंस को किस हद तक फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर और राकेश, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत का आज अलग अंदाज देखने को मिला। बाड़ा पदमपुरा में ग्रामीणों से मिलने के बाद सीएम ने बाड़ा पदमपुरा में एक कोचिंग के बाहर स्टूडेंट्स से बात की और उनकी पढ़ाई और स्कूल आदि के बारे में जानकारी ली। कोचिंग है अच्छा, ये 10th क्लास ये पढ़ते हैं। स्कूल कौन सी है आपकी? गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट सब में पढ़ते हैं। अपने पास ये कोचिंग है और स्कूल का तो स्कूल में ये पदमपुरा है। तो देखिए, ये तस्वीरें बाड़ा पदमपुरा की हैं और यहां पर स्टूडेंट्स से मिलते हुए कोचिंग संस्थान एक है, वहां अचानक से मुख्यमंत्री पहुंच गए। वहां पे छात्राओं से उन्होंने बात की। ये देखिए, छात्राओं से बात करते हुए, उनके स्कूल के बारे में उनसे पूछते हुए। तो ये मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज आज देखने को मिला जयपुर में, जहां वो छात्राओं से मिलते नजर आए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बेरोजगारों को बड़ी सौगात। The future. We must forever follow the highest standards of honesty and integrity. We must be forever innovative and forever ready to take bold initiatives in today's fast changing world. As Reliance grows bigger
and becomes more global, we must be even more committed to these guiding values and principles. Let me now state the third imperative. I attach special importance to this. Achieving big dreams and impossible looking goals is all about getting the right people and the right leadership. Reliance is now in the process of effecting a momentous leadership transition from seniors belonging to my generation to the next generation of young leaders. I would like this process to be accelerated. All seniors, myself included, should now yield to the highly competent, extremely committed, and incredibly promising young leadership talent we have at Reliance. We should guide them, enable them, encourage them, and empower them, and sit back and applaud as they perform better than us. Let me summarize it this way. At Reliance, we must build an organizational culture that outlasts its leaders. We must continuously sow seeds of good culture and good nurture so that we can create a garden that is perpetually beautiful and perpetually bountiful. I have no doubt that Akash, Isha, and Anant, as next generation leaders, will lead Reliance to even greater heights. I can see and feel their passion, commitment, and devotion to the cause of Reliance every day. I see in them the same spark and potential that my father had for making a difference to millions of lives and contributing to India's growth. Let us all wish them good luck in their mission to make Reliance ever more successful with even more transformative initiatives and achieving greater accolades for our Reliance. Dear Reliance family, let me conclude. The last 21 months have been extraordinary and unforgettable. They showed us how things can go wrong and in most unexpected ways. But they also showed us how our resilience and determination can overcome the biggest of challenges, how we in our company can emerge stronger out of such adversities. I see a very bright future for India and Reliance and for each and every one of you and your families. Today, let's resolve to work for that future with courage and collectivity, with hope and positivity, with devotion and sincerity. I pray to Srinathji to bless all of us with success in our efforts and to realize all our dreams. As we enter 2022, I would like to wish each and every one of you a very, very happy New Year, and my warmest wishes to all of you in the family, my respects to your elders, and my love and blessings to the children. All of you, please stay safe and well. Good luck and God bless. Jai Shri Krishna. Thank you so very much for those inspiring words, Mukesh Bhai. It is this very thoughtful leadership that has made Reliance. तो तस्वीरें मुंबई से थीं। रिलायंस फैमिली डे 2021, जहां पर रिलायंस का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यहां पर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने संबोधित किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Thank you for adapting so quickly and efficiently to work from home. I admire you for making space for fully functional offices within your own homes. As we worked virtually over these months, we got glimpses of you too. Sometimes we would hear spouses or parents in the background. Other times, your beautiful children would run into the frame. Once in a while, your lovely pets would decide to join the meetings. And those were really our most memorable moments of work from home. For those of you who continue to fight this battle on the front lines, I salute your families for the selfless courage with which they have supported you. It's true that even in the toughest of times, our loved ones show us the light. Let's give a huge round of applause
to each and every member of your families. Friends, Family Day is also a day when we recommit ourselves to the dreams and vision of my beloved father-in-law, Shri Dhirubhai Ambani. He taught us that at Reliance, our country, our people come first and foremost. What is good for India always was, is and will be good for Reliance. In every adversity, he taught us there is an opportunity. Today, on his birthday, he would have been thrilled to see his Reliance family so strong and resilient. Both strength and resilience are core to what defined him. I remember in 2001, when Gujarat was hit by one of the worst earthquakes in its history, Papa ensured that immediate relief was provided. He mobilized teams and also asked me to go there personally. We left overnight from Jamnagar in trucks and buses to Anjar. There was unimaginable devastation and suffering all around. But Papa's words inspired us then and continue to inspire us today as we do all that we can to support India's fight against COVID. From contributions to various relief funds to Mission Anna Seva, under which we have distributed over 85 million free meals. From free fuel for emergency vehicles to essential deliveries and digital connectivity. From hospital beds and oxygen supplies to efficient vaccinations for millions. In every challenge that the pandemic posed, the Reliance family stood firmly with our nation. Reliance Foundation has so far vaccinated over 25 lakh people across the country, providing free vaccination to the most disadvantaged sections of our society. And we will continue to work hard for the well-being of all Indians. A special mention to our entire medical community of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital and to all our frontline warriors from Reliance Foundation, Reliance business teams, our schools, sports team and corporate functions. You have all risen above your call of duty. Our doctors have saved countless precious lives, day and night selflessly. Our nurses have tested and vaccinated tirelessly with a smile on their faces. Our teachers have reskilled themselves and ensured that our children continue to learn from home. Our Mumbai Indians and Indian Super League players have spread so much joy, hope and cheer even in these difficult times. Our engineers have responded to every critical need of the hour, from producing PPEs to life-saving oxygen. Please join me in applauding the entire Reliance family for your outstanding contribution to this crusade against COVID. Along with COVID relief, our other developmental work also continued in full swing. I'm humbled to share with you that Reliance Foundation has now touched the lives of over 55 million Indians in the remotest towns and villages of our country. Our Education and Sports for All program has reached out to over 21.5 million children across India. We will continue to do everything we can to address the most pressing problems faced by our nation, especially our children and our women. Women have always been at the heart of everything I do. On Papa's birthday today, I remember how he always encouraged me to follow my aspiration. When I met him for the first time at his office in Maker Chambers, as a young girl, I told him I wasn't ready for marriage as I wanted to have a career of my own. He said that not only should I continue to work and have a career, but I should also try to excel
in whatever I do. For me, it was so reassuring to know that I was treated no different from a man and that my dreams were important too. This is a message I want to give young girls and boys through all the work that we do. We are a nation of 1 billion dreams, and that is our superpower. Friends, as we usher in the new year, we hope and pray that 2022 brings new hopes and beautiful beginnings for all of you and all of humanity. May each one of you and your families be blessed with wellness and happiness this festive season and always. Please take care of your health because nothing is more important than your well-being and that of your families. COVID is not yet over. I urge you to continue to follow all COVID advisories. Together, I know that we can and we will overcome any challenge that comes our way. Let's count our blessings, cherish every moment, and keep our loved ones close. I wish you all a very happy and healthy new year. God bless. Thank you so much, Neeta Bhabhi, for those encouraging words. Thank you so much. अब टाइम आ गया है उन्हें इनवाइट करने का। यूपी के कानपुर को भी मेट्रो की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले